हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा का अगला कॉमिक विशेषांक, भारत साफ पाक साफ। संजय गुप्ता पेश करते हैं भारत साफ पाक साफ। लेखक हनीफ अजहर, परिकल्पना दिलीप चौबे, चित्रांकन दिलीप चौबे, अभिषेक मलसूनी, रंग व सुलेख सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। दिल्ली में स्थित भारतीय दूतावास में पाकिस्तान से आया एक संदेश तिरंगा के नाम। लेकिन यह संदेश तिरंगा के पास पहुंचेगा कैसे? किसे मालूम है कि वह रहता कहाँ है? हिंदुस्तानियों के दिलों में रहता है तिरंगा, और ऐसा ही एक हिंदुस्तानी पुलिस कमिश्नर के रूप में पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर मौजूद है, उस सुरक्षा चक्र के पास जिसके रोशन होने पर पहुंचता है तिरंगा। सुरक्षा चक्र रोशन करके कैसे याद किया कमिश्नर साहब? इस बार अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए रोशन किया गया ये सुरक्षा चक्र। तुम तक ये चिट्ठी पहुंचाने के लिए जो पाकिस्तान से तुम्हारे नाम आई है, तुम तक इस चिट्ठी को पहुंचाने का काम मुझे सौंपा गया था। धन्यवाद, पर यह चिट्ठी है किसकी? कुर्बान जैदी की। अपनी दोस्ती का वास्ता देकर मुझे अपनी बहन की शादी में पाकिस्तान बुलाया है। इस विषय में जानने के लिए पढ़ें तिरंगा सीरीज़ की मौत छिपी है देश में और झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोनों ही कॉमिक्स आपको तिरंगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पिछली बार जब मैं पाकिस्तान गया था तो भाई जैसा घरेलू संबंध हो गया था उससे। अब तुम क्या करोगे? वही जो हमारे देश के नेता कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध को और पक्का करने में पाकिस्तान जाऊंगा। चलता हूं कमिश्नर साहब, सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। घर लौटने से पहले शहर का एक चक्कर लगा लेता हूं। लेकिन आज तिरंगा की किस्मत में इतनी जल्दी घर वापस लौटना नहीं लिखा था। राज मंदिर में आतंकवादी घुसाए हैं। सभी पीसीआर वैन राज मंदिर पहुँचे। ओह, अब तो मुझे भी पहुंचना होगा राज मंदिर। हम इस समय दिल्ली के भव्य राज मंदिर के सामने खड़े हैं। पुलिस और कमांडोज ने मंदिर को चारों तरफ से घेर रखा है। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है चारों तरफ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि 6 आतंकवादियों ने मंदिर के अंदर लगभग 20 भक्तगणों को बंदी बना लिया है। पुलिस उन भक्तगणों की सुरक्षा पुख्ता करने के बाद ही कोई कदम उठाएगी। बहुत ज़रूरी है ऐसा होना, क्योंकि मंदिर में मौजूद भक्तगणों की जान सचमुच खतरे में है, लेकिन रहेगी नहीं। मुझे चूचू आ रहा है। यह तो बुक्का फाड़ कर रोने लगा। क्या करूं? गोली इसके अंदर डालकर इसकी सांसों के साथ साथ इसका सूसू भी रोक दूं? अभी नहीं, ये हमारी ढाल बनेगा। तू ऐसा कर, टॉयलेट में जाकर इसे सूसू करवा ला। ठीक है। चुप है, जल्दी कर सूसू। बहुत जल्दी है क्या? कौन? बाद में पता चल जाएगा, अभी तो सो जाओ। तड़ाक! यहाँ टॉयलेट में हुआ हल्का सा खटका भी आतंकवादियों के कान खड़े कर गया। टॉयलेट में कुछ गड़बड़ है। एक क्षण के लिए तिरंगा आतंकवादियों को टॉयलेट के दरवाजे पर नजर आया। वह कोई पुलिस वाला है जो किसी तरह अंदर घुस आया है। हम तीनों अभी उसे दबोच कर ठंडा किए देते हैं। 3 आतंकवादी टॉयलेट की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही वे टॉयलेट के दरवाजे पर पहुंचे वैसे ही टॉयलेट के दरवाजों से बंधे बिजली के बेहद पतले तार ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि तीनों ढेर होते नजर आए। मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ पतला करंट युक्त तार सेट कर दिया था। अब बारी है तुम्हारे बाकी बचे 2 साथियों की। बाकी दोनों आतंकवादी तो अजगर की भांति फुफकार रहे थे। कौन है उधर? सामने आ, नहीं तो इन सभी को भून कर रख देंगे। ओ! अगर मैं ऊपर से आऊं तो कोई ऐतराज़ तो नहीं? ऐतराज़ होगा भी तो मुझे क्या? तू कौन सा अपने पैरों पर खड़ा रहने वाला है? थड़ाक! अब तो बाकी बचे एक ही आतंकवादी के सब्र का बांध टूटना ही था। मैं तेरे जिस्म को गोलियों से भर दूंगा। बेकार है तुम्हारी ये कोशिश। गोलियों से मेरी ऐसी दुश्मनी है कि कमबख्त मेरे पास ही नहीं फटकती। मंदिर के अंदर चली गोलियों ने मंदिर के बाहर खलबली मचा दी। मंदिर के अंदर आतंकवादी ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ खड़े रहना बेकार है। धावा बोल दो। अंदर ठीक उससे उल्टा था जैसा बाहर सोचा गया था। अरे, यहाँ तो सभी आतंकवादी चित्त पड़े हुए हैं। कैसे हुआ ये? हमें तो पता चला था कि यहाँ 6 आतंकवादी थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 5 हैं। एक कहाँ गया? एक यहाँ था। मेरे मोटे गोश्त वाले शरीर पर तेरे वारों का ज़्यादा असर नहीं होने वाला, इसलिए यह भूल जा कि तू मारपीट करके मोटे खांसे को चुगलवा लेगा। सचमुच मोटे मांस वाले शरीर को सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उस पर पिटाई का ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि उसमें गुदगुदी बहुत होती है। इसलिए मोटे खां, तेरी जुबान खुलवाने के लिए मैंने पिटाई का नहीं गुदगुदी का इंतज़ाम किया है। पिंजरे में भरे इन चूहों के सौजन्य से, जिन्हें मैं तेरे शरीर पर रखकर उनके पैरों के नीचे लगा पट्टा खींच दूंगा। मोटे खां के हलक से ठहाके गूंजने लगे।
और जैसे जैसे वो चूहे मोटे कां के शरीर पर भगदड़ मचा रहे थे, वैसे वैसे उसके ठाके और भी बुलंद होते जा रहे थे। जल्दी ही ठाकों के साथ मोटे कां के मुंह से खून भी निकला। गिड़गिड़ा उठा मोटे खां। मैं मर जाऊंगा तिरंगा, इन चूहों को मेरे ऊपर से उठाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं इन चूहों को तुम्हारे ऊपर से उठा सकता हूँ अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मुझे बचाओ तिरंगा, मुझे बचाओ। जल्द ही हम प्रतिबंधित आतंकवादी ग्रुप अल जैश ए कायदा के सदस्य हैं। एक समय था जब पाकिस्तान सरकार ने देश और मज़हब का वास्ता देकर हमें हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया था, और अपने इस काम को हम बखूबी अंजाम भी दे रहे थे। अचानक दोनों देशों के नेताओं ने मिलकर चैन और अमन के गीत गाने शुरू कर दिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ है। हमें तुरंत ही हुक्म दिया गया कि हम हिंदुस्तान में आतंक फैलाना बंद कर दें। इस हुक्म के साथ ही पाकिस्तान सरकार ने हमें पैसा और दूसरी मदद देने से मना कर दिया। हमारे कमांडर असगर मसूद ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो पाक सरकार ने उन्हें मार देने का फतवा जारी कर दिया। तब कमांडर ने फैसला लिया कि हम सब ने जो जिहाद छेड़ी थी उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम हिंदुस्तान में आतंक फैलाएंगे। इससे दो काम होंगे, एक तो हमारी जिहाद जारी रहेगी और दूसरे हिंदुस्तान से दोस्ती का ढोल पीटने वाली पाक सरकार बदनाम होगी। हमारे कमांडर एक ऐसी कोशिश में लगे जिससे एक ही झटके में आधे हिंदुस्तान को ख़त्म किया जा सकता है। तुम्हारे कमांडर असगर मसूद की वह कोशिश क्या है पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वे अपनी कोशिश को पाकिस्तान में रहकर अंजाम दे रहे हैं ताकि उस कोशिश की आड़ में हिंद पाक के बनते रिश्तों को फिर से बिगाड़ा जा सके। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पाकिस्तानी सरकार को तुम्हारे कमांडर के मंसूबे की खबर दे दी जाएगी। उससे कुछ नहीं होगा। कमांडर कहाँ है और क्या कर रहा है ये पाक सरकार हरगिज़ नहीं जान पाएगी। दूसरे उससे कमांडर और भी ज़्यादा होशियार हो जाएंगे। ओह, कोई तो ज़रिया होगा तुम्हारे कमांडर तक पहुंचने का। आखिर तुम भी तो उस तक किसी तरह पहुंचते ही होगे। हाँ, पहुंचते हैं, कुछ खास कोड वर्ड्स के सहारे, और हर बार कोड वर्ड्स अलग होते हैं। इस्लामाबाद में जामा मस्जिद के पीछे एक बहुत बड़ा पुराना कबाड़ी बाज़ार लगता है। उसी कबाड़ी बाज़ार से हमें वे कोड वर्ड्स मिलते हैं जिन्हें इकट्ठा करके हमें उस जगह का पता लगाना होता है जहाँ कमांडर हमें मिलेंगे। यानी तुम्हारे कमांडर तक पहुंचने के लिए इस्लामाबाद के उस कबाड़ी बाज़ार में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, शुक्रिया मोटे खान जी। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए गहरी नींद में तो सो जाइए। था भारत की सुरक्षा का भार जिनके कंधे पर था उनके तो हाथों के तोते उड़ गए ये सब सुनकर। ओह नो, ये तो सचमुच बहुत ही खतरनाक है। और हमारी समस्या यह है कि हम इस खबर को लीक नहीं कर सकते क्योंकि इससे अल जैश फ़ायदा का कमांडर सतर्क हो जाएगा। अब हम क्या करें? अल जैश फ़ायदा के कमांडर तक पहुंचने के लिए हमें अपने जासूस पाकिस्तान भेजने होंगे। इस तरह पाकिस्तान में जासूस भेजने का मतलब पाकिस्तान से बनते अपने संबंधों को खटाई में डाल देना। तो फिर यह काम कौन करेगा? तिरंगा। यस, पाकिस्तान में पनप रहे हिंदुस्तान के उस संकट से निपटने तिरंगा पाकिस्तान जाएगा। तिरंगा? लेकिन सर, तिरंगा ये सब कैसे कर पाएगा? कर पाएगा, हमें तिरंगा पर यकीन है। और अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो तुम भी तिरंगा पर विश्वास करना सीखो। भारतवासियों के इस विश्वास को जिंदा रखने के लिए तिरंगा को पाकिस्तान रवाना होना पड़ा भारत के रूप में। समझौता एक्सप्रेस नाम की ये विशेष ट्रेन मेरे साथ उन सैकड़ों लोगों को पाकिस्तान ले जाएगी जो वर्षों से बिछड़े अपने लोगों से मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच मेरा मिशन एकदम अलग है। मुझे पाकिस्तान पहुंचकर न सिर्फ मुस्तफ़ा जैदी की बहन की शादी में शामिल होना बल्कि अल जैश फ़ायदा के कमांडर को ढूंढकर उसके मिशन को नाकामयाब भी करना। और ये दोनों काम मैं भारत के रूप में पाकिस्तान प्रवेश करने के बाद तिरंगा के रूप में करूँगा। तिरंगा एक बार फिर पाकिस्तान में लहरा रहा था। आम पाकिस्तानियों के लिए ये बात जहाँ हैरत से भरी थी, वहीं एक पाकिस्तानी के लिए यह खुशियों की सौगात साथ लाई थी। और वो पाकिस्तानी था कुर्बान तिरंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम आओगे। एक बहन की शादी पर भाई ना आता, ये कैसे हो सकता था? लेकिन शादी तो परसों की है, इस हिसाब से तुम 2 दिन पहले यहाँ गए हो। किसी खास काम से 2 दिन पहले आए हो? जवाब में तिरंगा बड़ी मुश्किल से अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान को संभाल सका। क्यों भाई, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैंने 2 दिन पहले यहाँ आकर गलती कर दी? अरे नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है, मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करवा देता हूँ। हम जैसे लोग अपना सामान अपने साथ लेकर ही घूमते हैं, इसलिए मेरे रहने वहने की चिंता छोड़कर शादी के काम धाम देखो। मैं जहाँ भी रहूँगा ठीक ही रहूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। शुक्र है कुर्बान जल्दी मेरी बातों को मान गया, नहीं तो उसे ये बताना मुश्किल हो जाता कि शादी में शामिल होने के साथ साथ पाकिस्तान आने का मेरा मकसद क्या है।
खैर, अब मुझे कुर्बान के बारे में सोचना छोड़कर सबसे पहले अपने शरीर से इस तिरंगी ड्रेस को उतारने की सोचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मैं ज़्यादा देर इस ड्रेस को नहीं पहने रह सकता। अब मुझे अपने आप को मुस्लिम वेश में ढालना होगा ताकि मैं बिना किसी रोक टोक के इस्लामाबाद की जामा मस्जिद के पीछे लगने वाले इस कबाड़ी बाज़ार में घूम सकूं, जहां से मुझे वे कोड वर्ड्स मिलेंगे जो मुझे उस अलकायदा के कमांडर तक पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ वे कोड वर्ड्स मिलेंगे कहाँ? मुझे वह कोड वर्ड्स कौन देगा? इस बाज़ार में तो सैकड़ों आदमी मौजूद हैं। वैसे मेरे ख्याल से उन कोड वर्ड्स का आदान प्रदान किसी आदमी द्वारा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो ये भीड़ भरी जगह नहीं चुनी गई होती। यहाँ कोड वर्ड मिलने का कोई दूसरा ही ज़रिया होगा। कौन सा? ओह, अचानक भारत चौंका, और उसके चौंकने का कारण था अचानक कबाड़ी बाज़ार में गूंजने लगी कई आवाज़ें। लाला जी ले ले, लल्लू जी ले ले, मक्खन जैसी स्टॉक है जब तक, ज़िंदगी है तब तक, दम है तो ले ले, मेरे से ले ले। अभी तक यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक यहाँ गूंजने वाली इन आवाज़ों ने सारे माहौल की शांति भंग कर दी है। इन आवाज़ों के पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं भी क्या पागल ऐसी बात सोचने लगा। ये कबाड़ी बाज़ार है, यहाँ इस तरह की आवाज़ों का गूंजना आम बात है। कबाड़ी बाज़ार के दुकानदार अपना माल ऐसे ही बेचते हैं। एक मिनट, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी आवाज़ें लगाने वाले दुकानदार अपना माल बेचने के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं। मैं नोट कर रहा हूँ, ऐसी आवाज़ें लगाने वाले दुकानदारों का ध्यान अपना माल बेचने पर नहीं, बल्कि लाला जी ले ले, लल्लू जी ले ले, मक्खन जैसी स्टॉक है जब तक, ज़िंदगी है तब तक, दम है तो ले ले, मेरे से ले ले, सिर्फ आवाज़ें लगाने पर है। क्या चक्कर है ये? कोड वर्ड्स, कोड वर्ड्स, कहीं इन्हीं आवाज़ों में ही तो वे कोड वर्ड्स नहीं छुपे जिनकी सहायता से अलकायदा के कमांडर तक पहुंचा जा सकता है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए मुझे अपना सारा ध्यान इन आवाज़ों को नोट करने में लगा देना चाहिए, और ऐसा मैं इस हाई फ्रिक्वेंसी मिनी टेप रिकॉर्डर की मदद से आसानी से कर सकता हूँ। कुछ देर बाद जब भारत कबाड़ी बाज़ार से वापस लौटा तो उसके चेहरे पर परम संतुष्टि के भाव थे। मेरे ख्याल से मैंने कोड वर्ड्स को पा लिया है, बस अब देरी है तो उन कोड वर्ड्स को हल करने की। होटल इस्लामिया। क्या उन कोड वर्ड्स को हल करना इतना ही आसान होगा? बहुत मुश्किल था, लेकिन मुश्किल काम को आसान बनाना ही तो तिरंगा का काम था। इस टेप रिकॉर्डर में कबाड़ी बाज़ार में गूंजने वाली जितनी भी आवाज़ें, उनमें से किसी न किसी शब्द को बोलने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। मुझे इन शब्दों को इस कागज़ पर नोट कर लेना चाहिए। भारत ने पूरी तल्लीनता से इस काम को करना शुरू कर दिया, और जल्दी वे शब्द एक वाक्य के रूप में उसके सामने थे। लाला जी ले ले, लल्लू जी ले लो, मक्खन जैसी सटाक है जब तक, ज़िंदगी है तब तक, दम है तो ले ले, मेरे से ले ले, लाल मस्जिद में। तो इस्लामाबाद शहर के बाहर बनी लाल मस्जिद में मिलेगा अल जैश फ़ायदा का कमांडर। समय ज़्यादा नहीं है, मुझे उस तक पहुंचना होगा तिरंगा के रूप में, और इस रूप में मुझे काफ़ी ऊंचाई पर रहना ताकि पाकिस्तानी मेरे इस रूप को देख ना सके। तिरंगा अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वह एक पाकिस्तानी की नज़रों से नहीं बच पाया था। मेरे देश के खिलाफ तू कोई खेल खेल रहा है तिरंगा? मैं तेरे इस खेल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तिरंगा अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। यही है लाल मस्जिद, यही मिलेगा मुझे अल जैशे फ़ायदा का कमांडर। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मुझे बेहद सावधानी बरतनी है। इस मस्जिद में ऐसे प्रवेश करना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो पाए। ओह बस काफिर बस, अपने नाकाब कदमों को यहीं रोक ले, क्योंकि तेरा ये नाटक यहीं ख़त्म हुआ। यहाँ से तेरा दोजख में जाने वाला सफ़र शुरू होता है। कुर्बान, तुम यहाँ? हाँ, तेरा पीछा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, क्योंकि तेरी हरकतें बता रही हैं कि तू इस मस्जिद में किसी नापाक इरादे से घुस रहा है। ये बात मैं तभी समझ गया था जब तू शादी के 2 दिन पहले ही यहाँ पहुँच गया। मुझे उसी समय शक हो गया कि इन 2 दिनों में तू ज़रूर हमारे मुल्क को चोट पहुँचाने की हरकत करेगा, इसलिए मैं तेरे पीछे लगा हुआ था। और आखिर मेरा शक सही निकला, और इसके साथ ही मेरा ये विश्वास भी पक्का हो गया कि हिंदुस्तानी कभी किसी का नहीं होता, वह सिर्फ हिंदुस्तान का होता है। ऐसा नहीं है कुर्बान, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। गलत तो मैं तब समझूँ जब मैं तुम्हारे बारे में ना जानता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम जैसे इंसान अपने देश को भाई बहन दोस्त और दूसरे तमाम रिश्तों से बड़ा समझते हो। सुना है देश के लिए तुम जैसे हिंदुस्तानी अपने बाप से भी धोखा कर सकते हो। फिर मैं तो सिर्फ एक दोस्त हूँ, और वो भी पाकिस्तानी। वह पाकिस्तानी जिससे धोखा करना तुम्हारी फितरत में शामिल है। ऐसा नहीं है कुर्बान, ऐसा नहीं है। मेरा इस मस्जिद में आने का कारण दूसरा है। किसी काफिर का किसी मस्जिद में घुसने का एक ही मतलब होता है, मस्जिद जैसी पाक जगह को नापाक करना, और ऐसे काफिर को मैं हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ सकता। तर 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 तर। मुझे सदा इस बात का गम रहेगा कि मैंने तुझे अपना दोस्त समझा। उफ कुर्बान, रुक जाओ, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में मैं रुक कर ही सोचूंगा, और मैं रुकूंगा तभी तर 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 तर
जब तेरी सांसों को रोक दूंगा तर 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 तर। उफ, इस बेवकूफ़ को कैसे समझाऊं? ये तो सारा बना बनाया खेल बिगाड़े दे रहा है। ओह ये क्या? कुछ देखकर बुरी तरह चौंका तिरंगा। दूसरे ही क्षण चीख पड़ा, बचो कुर्बान, तुम्हारे पीछे। ये बहुत पुरानी ट्रिक है तिरंगा, तर 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 तर। मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे कोई नहीं है। तू ये सब इसलिए कर रहा है ताकि मैं पीछे मुड़कर देखूं और उसका फायदा उठा तू मुझ पर हावी हो। तर 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 था। तिरंगा ने झूठ नहीं कहा था, सचमुच पीछे कोई था, दिल को दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला। तुम दोनों की यहाँ होती बकवास ने कमांडर के दिलो दिमाग में ये शक पैदा कर दिया है कि इनका कोई दुश्मन यहाँ पहुँच चुका है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। ये जानकर कमांडर को खुशी होगी कि उनका शक सही निकला, और उससे भी ज़्यादा खुशी कमांडर को तब होगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके गुलाम मरदूद ने उनके दुश्मनों को मसल डाला। फटाक! मुझे नहीं लगता कि तेरे कमांडर को ये खुशी नसीब होगी। कहीं उसे उस दुख का सामना न करना पड़े कि उसका मरदूद चित्त हो गया। ओह, तेरे इस बार की नाकामयाबी ने तुझे बता ही दिया होगा कि मरदूद को चित्त करना किसी के वश की बात नहीं है। इसमें जो कमी रह गई है उसे मेरी ये खासियत पूरी कर देगी। ओह ये क्या था? जिस्मानी ताकत और गर्मी से हवा में मौजूद धूल के छोटे छोटे जर्रे में बारूद का असर पैदा कर सकता हूँ। जैसे ही मेरी ताकत से बारूद बने धूल के वे जर्रे आपस में टकराते हैं, वैसे ही उनमें धमाका होता है। मेरी इसी खूबी की वजह से कमांडर आज तक किसी की पकड़ में नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे अकेले की ताकत एक साथ कईयों पर भारी पड़ती है। उफ, इसके शरीर की गर्मी मेरे आसपास के कणों को बारूद बनाकर मेरे आसपास धमाके कर रही है, और ये धमाके लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बूम बाम बूम बूम। ये कुर्बान को भी अपना निशाना बनाएगा, इसलिए मुझे अपने साथ साथ कुर्बान को भी बचाना है। ओह, मुझे इस रस्सी में फंसाना चाहता है। मेरे धमाकों के सामने जिनकी औकात कच्चे धागों से ज़्यादा कुछ नहीं। ओह, रस्सियों के तो परखच्चे उड़ गए, तेरे शरीर के भी उड़ेंगे, बस थोड़ी देर की बात है। उफ, अगर मेरे नज़दीक धमाके ऐसे ही बढ़ते रहे तो सचमुच थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा। बूम बाम। यानी मेरे पास वक्त बहुत कम है यह सोचने के लिए कि मैं इस मरदूद के बारूदी धमाकों से बचने के लिए करूं तो क्या करूं। बूम। एक मिनट, मरदूद अपनी विलक्षण शारीरिक शक्ति को गर्मी के रूप में मेरी तरह हवा में उड़ते कणों को बारूद बना रहा है। यानी जहां मरदूद अपने शरीर की गर्मी छोड़ रहा है वहीं धूल के कण बारूद बन रहे हैं। तो फिर वही धूल के कण बारूद क्यों बने जो मेरे आसपास मौजूद हैं? वे क्यों नहीं बने जो मरदूद के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं? वे भी बनेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। बेकार की तू बक रहा था कि तेरी जिस्मानी ताकत कई लोगों पर भारी पड़ सकती है। इतनी देर से तू मेरा तो बाल विवाह का नहीं कर पाया और ना आगे कर पाएगा। तिरंगा की इन बातों ने मरदूद के गुस्से की आग में घी का काम किया। मैं तुझसे खेल रहा हूँ और तू ये समझ रहा है कि मुझ में तेरे पर खच्चे उड़ाने की ताकत नहीं है? अभी दिखाता हूँ तुझको अपनी ताकत। गुस्से से कांपते मरदूद ने अपनी शारीरिक शक्ति की सारी गर्मी का इस्तेमाल कर डाला। यही तो चाहता था तिरंगा, मरदूद के शरीर की गर्मी जो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। कृपया वापस मरदूद के पास जाइए। तिरंगा की ढाल के चमकीले सरफेस से टकराकर मरदूद की गर्मी वापस उसी तरफ पलटी। ओह नहीं! अपनी गर्मी को अपनी तरफ आता देख मरदूद समझ तो गया कि तिरंगा क्या चाहता था, लेकिन समझने से क्या होना था। अब तो जो होना था संभलने से होता था, लेकिन अब संभलने का समय था कहाँ। बूम बाम। अपने ही शरीर की गर्मी की चपेट में ऐसा फंसा मरदूद कि अगले ही पल चीथड़ों में बिखरा नजर आया। बूम आ। उफ, सही समय पर ही आइडिया दिमाग में आ गया, नहीं तो आज गड़बड़ हो जाती। अब मुझे मस्जिद में जाकर कमांडर को देखना है। मस्जिद में अब कोई नहीं था। ओह, तो कमांडर यहाँ से भाग निकलने में सफल हो गया, और ये सब उस बेवकूफ़ कुर्बान की वजह से हुआ। अब शायद ही अलजश फ़ायदा का कमांडर फिर मेरे हाथ आए, क्योंकि उसके बारे में मशहूर है कि वह अपने पीछे कोई क्लू नहीं छोड़ता। क्लू? ओह, ये ज़रूर असगर मसूद और उसके साथियों के जूते हैं जिन्होंने मस्जिद में प्रवेश करने से पहले बाहर ही उतारे होंगे और जल्दबाजी में इन्हें बिना पहने ही यहाँ से चले गए हैं। ये जूते असगर मसूद तक पहुँचने का रास्ता दिखाएंगे। अपनी निगाहों को खुर्दबीन बनाकर उन जूतों के तले देखता तिरंगा जल्दी इस्लामाबाद शहर से बाहर मौजूद पहाड़ी इलाके में नज़र आ रहा था। इन सभी जूतों के तलों में छोटे छोटे सैकड़ों काले पत्थर अटके हुए थे। उन्हें पहनने वालों का संबंध काले पत्थरों से निर्मित इस पहाड़ी इलाके से होना चाहिए। और शायद मेरा सोचना ठीक है, क्योंकि शायद मुझे एक पुराना खंडर दिखाई दे रहा है जो शायद असगर मसूद का अड्डा है। ओह, मेरे इस जगह पर कदम रखते ही सैकड़ों तरह के रंग बिरंगे गोले मेरी तरफ बढ़ने लगे।
ये गोरे मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए मुझे इन्हें अपने तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म करना होगा। साय। वैसे ही हुआ जैसा तिरंगा ने सोचा था। बूम बूम बड़ा। लेकिन अगले क्षण जो हुआ, तिरंगा ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। ओह, गोलों के फूटते ही उनमें से रंग बिरंगा धुआं निकलकर वातावरण में फैलने लगा है। क्या मतलब हो सकता है इस धुएं का? ओह, तिरंगा जब तक उस धुएं का मतलब समझा तब तक देर हो चुकी थी। धुआं उसकी चेतना पर कब्जा जमाकर उसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा चुका था। जल्दी ही जब तिरंगा के होश वापस लौटे तब, मैं जानता था तू यहाँ ज़रूर पहुंचेगा तिरंगा, क्योंकि लाल मस्जिद में मैं इसलिए क्लू छोड़कर आया था। आम आदमी के लिए यहाँ का पता ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन तेरे लिए नहीं, क्योंकि तू तिरंगा है। वह तिरंगा जो अपने बेमिसाल दिमाग और हिम्मत के बल पर हिंदुस्तान के सीने पर शान से लहराता है, और जो यहाँ पाकिस्तान में मेरे जरिए मचने वाली तबाही को रोकने आया है। लेकिन अफसोस, तू ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू इस समय असगर मसूद के शिकंजे में फंसा हुआ है, और असगर मसूद का ये शिकंजा तुझे यहाँ नहीं, तेरे देश की ज़मीन पर ही ले जाकर मारेगा, और वहाँ तू पहुँचेगा इस मिसाइल की बदौलत जिससे तू बना हुआ है। इस मिसाइल का नाम प्लाज्मा मिसाइल है, और ये प्लाज्मा प्रणाली पर बनी दुनिया की सबसे पहली मिसाइल है। इसलिए दुनिया में अभी तक इसकी काट नहीं बनी है। यानी एक बार इस मिसाइल का हमला हो गया तो तबाही हर हाल में मचे ही मचे, और वह तबाही हिंदुस्तान में मचने वाली है। इस मिसाइल का हमला करके मैं एक तीर से दो निशाने साध रहा हूँ, क्योंकि इस मिसाइल पर चांद तारा बना हुआ है और ये पाकिस्तान से छोड़ी जा रही है, इसलिए हिंदुस्तान वाले इसे पाकिस्तान की करतूत ही मानेंगे। बस ऐसा होते ही तुम्हारे देश और पाकिस्तान में ऐसी खाई पैदा होगी जिससे ताउम्र नहीं भरा जा सकेगा। ऐसा करके तुम बच नहीं सकते असगर मसूद। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं अब एक नया चेहरा अख्तियार करने जा रहा हूँ। एक ऐसा चेहरा जो आज के बाद पाकिस्तानी झंडे के नीचे सुरक्षित रहेगा। पाकिस्तान का झंडा खुद उसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि मैं आज ही पाकिस्तानी झंडे से एक नया रिश्ता कायम करने जा रहा हूँ। कहने के साथ ही असगर मसूद ने मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया, और 786 के पाक अक्षरों के कोड के साथ एक्टिवेट हो चुकी है प्लाज्मा मिसाइल। ठीक 1 मिनट बाद तुझे यहाँ से लेकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो जाएगी। इस 1 मिनट के बीच में अगर शैतान भी चाहे तो भी वह इस मिसाइल के फायर होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि 786 के बीच ही छिपे जिस मनूस अक्षर से ये मिसाइल डीएक्टिवेट होती है उसे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। इस धमाके से आज हो जाएगा भारत साफ, पाक साफ। ओह, वह जा रहा है मेरे बच निकलने के हर रास्ते को बंद करके। अब मेरी मौत के साथ साथ इस मिसाइल से हिंदुस्तान में मचने वाली तबाही को किसी भी तरीके से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि इस मिसाइल को निष्क्रिय करने वाला अंक सिर्फ वही जानता है। 1 मिनट, उसने कहा था कि मिसाइल को निष्क्रिय करने वाला अंक 786 के बीच ही छिपा है, लेकिन 786 में तो कोई भी मनुष्य अंक नहीं, ना 7, ना 8 और ना 6। फिर मनुष्य अंक कौन सा है? क्या सामने दिखती मिसाइल से जुड़ी स्क्रीन को देखकर उस मनुष्य अंक को जाना जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि स्क्रीन पर तो 3 अंक भी है, 13 का भी, 23 का भी और 33 का भी। वैसे तो ये पक्का है कि उन चारों में से एक अंक ऐसा है जो इस मिसाइल को निष्क्रिय कर सकता है, और वो अंक कोई भी हो सकता है। नहीं, अभी भी नहीं, सिर्फ वही जिसका संबंध 786 से है। मुझे इस अंक को ढूंढना है, और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। 30 सेकंड का समय बहुत कम था, लेकिन फिर भी तिरंगा ने ढूंढ लिया वह अंक जो था 3 है वो मनुष्य अंक जो इस मिसाइल को निष्क्रिय कर सकता है। मुझे स्क्रीन पर मौजूद अंकों में से 3 के अंक को निशाना बनाना होगा, और ऐसा करने का मेरे पास सिर्फ एक ही साधन है, मेरी बेल्ट का वह अशोक चक्र रूपी बक्कल। ठाक। जैसे ही बक्कल ने 3 के अंक को छुआ, वैसे ही उसके नीचे मौजूद सेंसरों ने अपना काम कर दिया। इसी के साथ खुशी से लगभग चीखी पड़ा तिरंगा, याहू! मैंने प्लाज्मा मिसाइल को निष्क्रिय कर दिया। ठाक। सही समय पर मैंने 786 के 7, 8 और 6 को जोड़कर 21, और 21 के 2 और 1 को जोड़कर 3 के उस मनुष्य अंक को खोज निकाला जिसका संबंध 786 से है। अब मुझे सबसे पहले अपने बंधनों को काटकर खुद को मिसाइल से आज़ाद करना है। तिरंगा के लिए वह काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जिन 2 महत्वपूर्ण कामों से मैं पाकिस्तान आया था उनमें से एक तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। खैर, वो काम है आज होने वाली कुर्बान की बहन की मेहंदी की शादी में शामिल होना। अपनी बहन की शादी में तिरंगा को देखकर कुर्बान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की शादी में शामिल होने की? जी तो चाह रहा है कि तेरे यहाँ पहुँचने की सज़ा के रूप में तेरी नसों में बहते तेरे लहू के हर कतरे से यहाँ की ज़मीन को लाल कर दूँ, लेकिन ऐसा करके मैं अपनी बहन की शादी में खलल नहीं डालना चाहता। इसलिए तेरे लिए अच्छा यही है तिरंगा कि तू यहाँ से चला जा अभी, इसी वक्त।
मैं खुद यहाँ नहीं आना चाहता था कुर्बान, लेकिन ये दिल नहीं मानता जिसने तेरी बहन को अपनी बहन माना है। और एक हिंदू जब किसी को अपनी बहन बना न मान लेता है तो उसके सिर पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह अपनी बहन को अपने हाथों से रुखसत करे। मैं इस जिम्मेदारी के बोझ को लेकर वापस नहीं लौटना चाहता था कुर्बान, इसलिए मैं अपने अंजाम की चिंता किए बगैर अपने भाई होने के फ़र्ज़ को निभाने चला आया। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कुर्बान कि मुझे भाई होने का फ़र्ज़ निभाने दो, उसके बाद मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। कुर्बान कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी बहन मेहंदी बोल उठी। एक भाई होकर दूसरे भाई को मत रोकिए कुर्बान भाईजान, तिरंगा भाईजान को उनका फ़र्ज़ निभाने दीजिए। पसीज गया कुर्बान, वक्त और किस्मत तेरे साथ है तिरंगा, जा अपना भाई होने का फ़र्ज़ निभा। तिरंगा आगे बढ़ा, उसने अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया और उस फ़र्ज़ में उसका आखिरी फ़र्ज़ था अपने होने वाले जीजा का तिलक करना। लेकिन तिलक करते करते ये क्या किया तिरंगा ने? तिरंगा की इस हरकत ने तिरंगा की इस हरकत से सभी का सकते में आ जाना लाजमी था। ओह, ये तिरंगा ने क्या किया? अब खड़ा न रह सका कुर्बान, तूने मेरे जीजा पर हाथ उठाया तिरंगा, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। धाड़! ओह, ये क्या? इसे फेस मास्क कहते हैं कुर्बान। अब ज़रा उसको देख जिसके चेहरे पर यह फेस मास्क चढ़ा हुआ था। ओह, उसे देखकर सिर्फ कुर्बान ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर शख्स के हैरत से फटे मुंह से एक ही नाम निकला, असगर मसूद। यस, असगर मसूद, दुनिया के उस सबसे बड़े और ख़तरनाक आतंकवादी ग्रुप का सरगना जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी प्रतिबंधित है, जो हमारे हिंदुस्तान को तबाह करके उसका कलंक तुम्हारे देश पर लगाकर उसे सारी दुनिया में बदनाम करने की साजिश रचे हुए था और भारत और पाकिस्तान के भाईचारे और अमन चैन में नफरत का बारूद भर रहा था। लेकिन असगर मसूद यहाँ इस रूप में मौजूद होगा, ये तो मैं कैसे पता चला? जिस समय इसने मुझे प्लाज्मा मिसाइल से बांध रखा था उस समय इसने मुझे बताया था कि उसने जो नया चेहरा धारण किया है पाकिस्तान का झंडा, उसकी खुद हिफाजत करेगा, क्योंकि वह आज उस झंडे से संबंध बनाने जा रहा है। मैंने सोचा और मेरी समझ में आ गया कि वह यहाँ मेहंदी के दूल्हे के रूप में मौजूद है और ऐसा करके ये संबंध बना रहा है तुमसे, क्योंकि तुम पाकिस्तानी झंडा पहनते हो, इसलिए तुम झंडे के प्रतीक हो और तुम आगे इसकी हिफाजत करोगे, क्योंकि यह तुम्हारी बहन का सुहाग होगा। दाद देनी होगी तेरे दिमाग की तिरंगा, जिसकी बदौलत तू ना सिर्फ मौत से बच गया बल्कि मेरे राज को भी जान गया। लेकिन अफसोस, यह तेरे दिमाग का आखिरी कारनामा होगा, क्योंकि अब यह दिमाग हमेशा के लिए सोने जा रहा है। असगर मसूद के असली रूप में आ गई, बारातियों के रूप में मौजूद उसके साथियों की असलियत भी सामने आ गई। असगर मसूद हमेशा अपने आप को बचा कर चलता है, कोई भी गलत हरकत ना करे, वरना मेरे साथियाँ विवाह की रौनक को मौत के मातम में बदल देंगे। सब अपनी जगह खड़े रहें और ओह, इस हिंदुस्तानी का मौत का तमाशा देखे। ओह ठाक! बेगुनाह हिंदुस्तानी का लहू बह जाए बहकर बनकर पानी, ऐसा होता कहाँ देख सकता है एक पाकिस्तानी। और जब मैदान में कूद पड़े दो सच्चे यार तो उनके दुश्मनों पर पड़ती है बेहिसाब मार। तिरंगा और कुर्बान नामक दो जाबाजों ने उस लड़ाई को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने दिया। और जब सभी ढेर हो गए तब मैंने तुम पर शक करके तुम पर गोलियां चलाकर हिंदुस्तान के पाक झंडे की तौहीन की। इसकी तुम मुझे जो सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर होगी। हाँ, सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए और तुम्हारी सज़ा ये है। तिरंगा ने आगे बढ़कर कुर्बान को गले लगा लिया तो कुर्बान का मुंह हैरत के मारे खुला रह गया। ये क्या सज़ा हुई? हमारे देश के पवित्र झंडे तिरंगा झंडे का यही संदेश है कि दुश्मन को भी गले लगा लो। फिर तुम तो दोस्त हो। फिर चलता हूँ दोस्त, ऊपर वाले ने चाहा तो फिर मिलना होगा। खुदा हाफिज। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक मर जल्दी मर में। तब तक के लिए धन्यवाद।